लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, सरकार बन चुकी है एनडीए की। और उसके बाद तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की समीक्षा, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। चुनाव में जैसा कहा जा रहा था, जैसे दावे दोनों दलों की तरफ से, दोनों गठबंधन की तरफ से किया जा रहा था, वैसा कुछ आया नहीं। और जो एग्जिट पोल जिस तरह से दिखा रहा था, जब 7वें चरण का मतदान खत्म हुआ, तो जो एग्जिट पोल बता रहा था, जिस तरह से सीटें दिखा रहा था, वो भी टाइम फिश। कुल मिला के चुनाव जबरदस्त रहा। और चुनाव के दौरान जो बातें हुई, जो दावे हुए, जो वादे हुए, उस पर भी एक नज़र आज हम डालेंगे। तो नमस्कार, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। तो आज बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस का दावा कर रही थी, 400 प्लस का नारा दे रही थी, वो पूरी की पूरी एनडीए 293 पे कैसे सिमट गई। आखिर जो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, वो इस चुनाव में 240 तक क्यों सिमट गई। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें आने के 10 कारण बताऊंगा, जो मैंने समझा, जो मैंने फील्ड में जाके महसूस किया और जो मैंने देखा। तो सबसे पहली बात मुझे समझ में आई कि जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो देश में जो एक राम माहौल बना था, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में बीजेपी इस बार कमाल करेगी, एनडीए कमाल करेगी और 400 पार जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो माहौल बना था, उस माहौल को खराब करने के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्लानर है, उनका हाथ। 22 जनवरी के बाद से तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष से कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने या एनडीए के सामने चुनाव लड़ने की स्थिति में आएगा कि नहीं, क्योंकि दो लहर चल रही थी, एक राम लहर, एक मोदी लहर। जैसे दुर्ग के एक बड़े नेता से जब पूछा गया कि आप दुर्ग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं, एक तो मोदी लहर से वैसे ही हम परेशान हैं, अब दूसरा राम लहर भी प्रचंड चल रहा है, तो ऐसे में आज जीत पाना संभव नहीं, इसलिए चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये कांग्रेस के एक बड़े नेता का ऐसा कहना था, जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग लोकसभा है वह। तो आखिर क्या वो कारण हुआ, आखिर क्या वो स्थिति बनी कि जो भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर की स्थिति लग रही थी, वॉक ओवर जैसे हालात बन चुके थे, उसको संघर्ष करना पड़ा। इसके 10 कारण मैं आपको बताऊंगा। 10। पहला, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, ठीक, कई कारण थे उस नारे के पीछे। हो सकता है मोदी जी जो कहते हैं कि ये माइंड गेम था, विपक्ष को उलझाने का गेम था, लेकिन ये गेम उल्टा पड़ गया। ये गेम कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मतदाता हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उनको ये समझाने का प्रयास कर दिया गया कि 400 सीटें लाने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, या जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने ओबीसी, दलित, मुस्लिम जो वोटर है, उनको ये समझाने का पूरा प्रयास किया और मतलब पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि 400 सीटें लाने का मकसद बड़ा था, जनसंख्या नियंत्रण कानून था, समान नागरिक संहिता था, कॉमन सिविल कोड। ये 2 बड़े कानून देश के लिए बहुत जरूरी थे, खासकर जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये बात को समझ नहीं पाए और संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे चीज़ों पर बहुत गहरा प्रचार किया, और जिसका नतीजा भी आपको आपने देखा। तो ये जो 400 प्लस का दावा है, वो भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ा। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, संगठन के जो लोग थे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि इन्होंने काम ही नहीं किया। इनको लगता था कि 400 सीटें आ रही, तो
क्या ज़रूरत है, एक आध दो कम भी पड़ जाएगा, हमारा लोकसभा हार भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये चीज़ें चली। जबकि आप वही चीज़ें आप देखिए छत्तीसगढ़ देखिए आप, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया और 11 में से 10 सीटें जीती, 11वां भी जीते, लेकिन वहाँ बाहरी का मुद्दा चल गया। इसी तरह कमाल देखिए मध्य प्रदेश का, जहाँ 29 पे 29 सीटें बीजेपी ने जीती, पहली बार दक्षिण में पैर पसरे, केरल में 1 सीटें जीती, और उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने, 20-21 सीटें वहाँ जीती, अब सरकार भी बना ली अपनी वहाँ राज्य सरकार। 24 साल बाद जो नवीन पटनायक हैं वो हारे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने कमाल किया, बंगाल, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान, ये 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, और महाराष्ट्र उसका खामियाजा ये रहा कि 240 पर भारतीय जनता पार्टी अटक गई। अन्यथा हालात तो आप ये देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से वो खुद शुरुआती चरणों में पीछे चल रहे थे और जीत भी मात्र 1.5 लाख। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जहर भरा गया, ये झूठ फैलाया गया, ये भ्रम फैलाया गया दलित समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज कि अब की बार जब ये 400 पार का सीटें लेके आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान खत्म करेंगे। ये तमाम बातों में वोटर भ्रम में फंस के रह गए। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव के दौरान आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी का फर्जी वीडियो खूब वायरल हुआ, अमित शाह का फर्जी वीडियो खूब वायरल हुआ, योगी का खूब फर्जी वीडियो वायरल हुआ, आरएसएस का फर्जी वीडियो वायरल हुआ। तो इन फर्जी वीडियो को लोगों तक पहुंचा के ये बताने का प्रयास किया गया, समाज को बांटने का प्रयास किया गया जातिगत आधार पर। इसमें विपक्ष सफल रहा और भारतीय जनता पार्टी भी ओवर कॉन्फिडेंस में इन चीज़ों को बचाव नहीं कर पाई। और यूपी में जो चौथी सबसे बड़ी कारण मैं बता रहा हूँ, यूपी में ये बात फैली जब मैं 19 मई को पूर्वांचल के दौरे पर था, तो जगह जगह ये बात चल रही थी कि अमित शाह और योगी में कहीं ना कहीं खटपट चल रही है और अमित शाह चाहते नहीं कि योगी मुख्यमंत्री रहे। तो इस बात को लेकर भी लोगों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराज़गी थी कि योगी का काम बेहतर है, योगी का कानून व्यवस्था बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। उसके बाद भी इस तरह से अगर बातें की जा रही तो कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान यूपी में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। तीसरा, आपको याद होगा नड्डा का एक बयान, जो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक बयान। अब किस रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया भी था कि नहीं दिया था, या कहना क्या चाहते थे, लेकिन उसको बताया ऐसा क्या कि नड्डा कह रहे हैं कि जब हम कमज़ोर थे तब हमको आरएसएस की ज़रूरत थी, अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं। ये 2 चरणों के चुनाव के बाद नड्डा का ये बयान में कहीं ना कहीं आरएसएस कहते हैं ऐसा कि आरएसएस फिर चुपचाप बैठ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने दम पर लड़ लो, अपने दम पे सरकार बना लो। इसका तगड़ा नुकसान हुआ भाजपा को। और जो छठवां सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, जो हिंदुत्व का माहौल, जो राष्ट्रवाद का माहौल आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिखता है, वैसा जमीन पर है नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने कई बार 100% मतदान के लिए अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया, लेकिन आप वोट प्रतिशत देखिए, कहीं 50, कहीं 55। पिछली बार 60 से 65% मतदान हुआ, इस बार 60 से 55 लोग वोट डाले, निकले नहीं, क्योंकि हिंदुओं को गर्मी लग रही थी। हिंदू वोट डालने जाता तो लू लग जाती, गर्मी के कारण वो वोट देने गया नहीं। और उसके बाद वो अभियान चला रहा है यूपी को लेकर, अयोध्या को लेकर, अब तक स्वयं वोट डाले नहीं निकले। जबकि देखिएगा आप कि दलित, ओबीसी और मुस्लिमों को, यानी
खासकर मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया है, एक समूह बनाकर, उसके अब आधे भी हिंदू समाज के लोग वोट डालने नहीं निकले, तो जागरूक किसे माना जाएगा वोट डालने के मामले में? तो क्या कई तरह की बातें अब इसको लेकर हो रही। और सातवीं जो सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए आप। 35 सीटें यूपी में बदलने के लिए कहा गया था, ऐसी बातें सामने आती। योगी जी नहीं चाहते थे कि 35 लोगों को टिकट दिया जाए। 35 लोगों के खिलाफ नाराजगी है, 35 लोगों के खिलाफ जो उनके संसदीय क्षेत्र में लोग बेहद नाराज हैं। इस हिसाब से वो 35 लोगों को टिकट देने की मंशा में नहीं थे। और जो अयोध्या से जो हारे हैं लल्लू सिंह, उनके खिलाफ भी नाराजगी थी, बावजूद इसके उनको टिकट दिया गया, ओवर कॉन्फिडेंस में टिकट दिया गया। नतीजा अयोध्या जहां राम मंदिर बना, जहां राम लल्ला विराजे, अभी 500 सालों के संघर्ष के बाद, कितने बलिदान के बाद, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब इसे लेके पूरे देश दुनिया में है तौबा मचाया जा रहा है। अयोध्या को दोषी दिया जा रहा है, अयोध्या के लोगों को दोषी दिया जा रहा है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने वोट डालने नहीं निकले, आपको गर्मी लग रही थी, जिसका फायदा विपक्ष को मिला और आपको नुकसान उठाना पड़ा। तो दोषी न रामलला, न अयोध्यावासी, न पूर्वांचल वासी, न उत्तर प्रदेश को लोग, दोषी हम और आप जो वोट डालने नहीं निकले। और आठवीं जो सबसे बड़ी वजह बन के आई वो था जो राहुल गांधी ने खटाखट 8,500 रुपया देने का ऐलान कर दिया। वो कहीं ना कहीं गरीबों को प्रभावित करके, और ना भारतीय जनता पार्टी के किसी ने सवाल पूछा, ना मीडिया ने किसी से सवाल पूछा राहुल गांधी से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, कि भाई देश का सालाना बजट ही 45,000 करोड़ है, और आप जिस हिसाब से सालाना बजट 45,000 सालाना, और आप हर महीने 65 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाके देंगे हर महीने? ये सवाल किसी ने नहीं किया। और ये झूठ, क्योंकि मालूम है अगर सरकार बन भी जाती तो कांग्रेस पैसे नहीं दे पाती, संभव ही नहीं था, कोई भी नहीं दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी अगर कहती तो झूठ कहती। तो इस झूठ को अब भले आप उसको छल कहे, कांग्रेस का झूठ कहे, लेकिन उस समय तो कहना था। ये 850 के चलते मैं पूर्वांचल जब गया था एक गांव में, तब एक मास्टर मुझसे कह रहे थे, गुरुजी कि राहुला अपने भाषा में राहुला कहले बा कि हर महीना 850 दे। मैंने पूछा गुरुजी? हाँ गुरुजी, भाई देश का बजट देखो साल का कितना है, और हिसाब लगाइए कि महीने में कितना देने कह रहे हैं। गुरुजी आपको थोड़ा यही सब पढ़ाएंगे बच्चों को आप? गुरुजी सक पकाए बोले बात तो सही है। मैं बोला इस पर गौर करिए आप लोग। अब गुरुजी जाने उन्होंने किसे वोट दिया। तीसरी और आठवीं सबसे बड़ी बात, बीजेपी में भीतरघात भी बहुत खूब। बीजेपी में दो चीज़ें, बीजेपी का जो 63% सीटों पर बीजेपी अगर 1% वोटों से हारी है तो उसके पीछे भीतरघात, उसके पीछे हिंदुओं को वोट देने ना निकलना, ये बड़े कारण है। भाई दलित, ओबीसी, मुसलमान तो बहुत तेजी से समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, और भारतीय जनता पार्टी इसका बचाव भी नहीं कर पाई कि भाई गलत बात कही जा रही है, गलत प्रचार किया जा रहा है। 400 सीटें अगर हम लाए तो हम ये करेंगे, ये बताने में नाकामयाब रही, और वही विपक्ष है या कांग्रेस के लोग ये बताने में सफल हो गए कि ये सभी 400 सीट आरक्षण खत्म करने के लिए, संविधान बदलने के लिए लाना चाहते हैं। आपने वोटिंग के दौरान कई दलित नेताओं का वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने संविधान को बचा लिया, हमने फलाने को वोट देकर संविधान को बचाने का काम किया। तो ये नैरेटिव कहीं ना कहीं काम कर गया। 8,000 8,500 कहीं ना कहीं काम कर गया, और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा जो
हिंदू जो है जातियों में बटा हिंदू कभी समझ ही नहीं पाया कि इसका कितना नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों को इसका कितना नुकसान है। इस देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है। एकजुट होकर वोट डालते, मजबूत सरकार देते तो इन पर फैसला होता। वो भी अटक गया। शायद एनडीए चाहे तो संभव है, क्योंकि एनडीए बहुमत में है, लेकिन कई दल नहीं चाहेंगे। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर न जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी आ पाएगा, क्योंकि ये सुनहरा अवसर था और इस सुनहरा अवसर को हमने जातियों में बंटकर खो दिया। राजस्थान में हम राजपूत ब्राह्मण बढ़ गए, यूपी में दलित ओबीसी मुस्लिम एक हो गए, ब्राह्मण ठाकुर सब बढ़ गए, हिंदू रहे नहीं। तो तमाम चीज़ें हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया और आपस का भीतर घात। 10 प्रमुख कारण मैं जो बताया, मैंने जो समझा, जो मैं फील्ड पे जाकर मैंने जो महसूस किया वो मैंने आपको शेयर किया। खैर सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और शायद वो भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे, न भूतो न भविष्य, जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के रिकॉर्ड के बराबरी की उन्होंने। तो बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी देंगे और आने वाले समय में जो देश के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, उस पर विचार करेंगे। तो हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।